हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईटीएफ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी 6 कर रहे हैं अब इसमें हम। तो इसमें हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पहली स्टेटमेंट है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। तो है क्या कि फंक्शन इसमें बाहर है, ठीक है, और उसका इन्वर्स इनसाइड है। तो एक तरीके से कंपोजिट फंक्शन हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डोमेन सोचते हैं कि भाई इसका डोमेन क्या होगा। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये तो पता है सबको। अब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन अगर -1 से 1 क्लोज इंटरवल है, उस पर साइन इनवर्स की जो आउटपुट आएगी वो कहाँ से कहाँ आएगी, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल आएगी, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। तो जब आप उस पर दोबारा से साइन ले लोगे तो -π/2 से π/2 पे साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो जब -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल पे आप साइन लोगे तो आपकी वैल्यूज फिर दोबारा से -1 से 1 में चली जाएंगी। तो हो क्या रहा है कि इनपुट भी इसका -1 से 1 है, ठीक है, और जो आउटपुट है वो भी -1 से 1 क्लोज इंटरवल है। तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखते हो तो ये x क्लोज इंटरवल -1 से 1 पर ही डिफाइंड होगा। अगर आप 2 पुट कर देते हो तो साइन इनवर्स 2 डिफाइंड नहीं होगा। आपने -2 पुट कर दिया, साइन इनवर्स ऑफ -2 इज नॉट डिफाइंड, साइन इनवर्स ऑफ 3/2 इज नॉट डिफाइंड। तो क्योंकि साइन इनवर्स x फंक्शन अंदर आ रहा है तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ हो गया, -1 से 1 हो गया, ठीक है। अब इस पे अब क्या करते हैं ना, कुछ वैल्यूज निकाल कर चेक करते हैं इसको, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या क्या आ रही है। मान लो मैंने x को 1 पुट किया, तो अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना आएगा बताओ। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना आएगा, π/2। फिर साइन ऑफ π/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 जब आपने इनपुट डाला तो आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है जी। x को हम 1/√2 डालते हैं, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। अब पहले साइन इनवर्स 1/√2 कैलकुलेट करो, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना आएगा, π/4। फिर साइन π/4 लोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी, समझ रहे हो। अच्छा, अब हमने क्या किया, x को हमने पुट कर दिया से 2, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 2। तो आपको समझ आ रहा है ये तो साइन इनवर्स 2 डिफाइंड ही नहीं होता है, तो इसलिए ये वाली जो टर्म आएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड आ जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो टर्म मेरी डिफाइंड नहीं होगी। तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा है हो क्या रहा है। अब नेगेटिव वैल्यू भी डाल के चेक कर लेते हैं। ऐसे मान लो मैंने x को -1/2 डाला, तो अगर मैं x को -1/2 डालूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 कितना होगा, साइन ऑफ -30, ठीक है। तो -30 आ गया, वो क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/2 ही आ जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू होती है -30 डिग्रीज, ठीक है। तो साइन ऑफ -30 दोबारा से -1/2 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, जो हम इनपुट पुट कर रहे हैं वही आउटपुट आएगी। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि भाई y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो होगा, इसमें साइन साइन इनवर्स को कैंसिल कर देगा। साइन अगर बाहर है, इनवर्स अगर अंदर है, तो साइन साइन इनवर्स को कैंसिल करके x दे देगा। बट y इज इक्वल टू x नहीं बनेगा, इसमें क्या बनेगा, इसका डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। इसका डोमेन कहाँ से कहाँ रहेगा, -1 से 1, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर y इज इक्वल टू x का तो डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है, तो स्ट्रेट लाइन बनती है। बट ये जो फंक्शन y इज इक्वल टू x आया, ये डायरेक्ट y इज इक्वल टू x नहीं है ना, ये कहाँ से निकला है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x की आउटपुट x आई है। साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो ये वाला फंक्शन है, इसके आउटपुट x आई है, तो इसका डोमेन कौन डिसाइड करेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। अच्छा, अगर अब इसके ग्राफ बनाने की बात करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहीं से हमें बनेगा, ये इसका डोमेन है। यहाँ पर मान लेते हैं 1 है और यहाँ पर -1 है, तो ये वाला पॉइंट से लेकर आपका ग्राफ बस यहाँ तक बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे माइनस, बस इतना ग्राफ बनेगा इसका। तो y इज इक्वल टू x का ये पूरा ग्राफ कहाँ से कहाँ में बनेगा, बस क्लोज इंटरवल -1 से 1 में बनेगा। समझ आ गया। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x को अगर आपको बोले कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो है ये y इज इक्वल टू x के बराबर है, ये y इज इक्वल टू x के बराबर है, तो बट उस पर डोमेन की कंस्ट्रेंट है, क्या कंस्ट्रेंट है, x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और बहुत इजी है आपको याद रखने के लिए कि भाई साइन और साइन इनवर्स जो है, अगर फंक्शन बाहर है और उसका इन्वर्स अंदर है, तो उसके डोमेन के लिए, इन्वर्स के डोमेन के लिए जो फंक्शन है वो इन्वर्स को कैंसिल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेम इसी को अब आप और बार बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। सेम वही कहानी है, आप कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर लो। से हमने x को पहले हाफ डाल दिया, तो क्या वैल्यू बनेगी, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ हाफ,
ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हाफ होता है 60 डिग्री, तो π/3 कॉस 60 साइन 30 हाफ हो जाएगा दोबारा से। तो हाफ पे आउटपुट क्या आ रही है, हाफ ही आ रही है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। से मान लो हमने ले लिया -1/√2, तो उसमें क्या आएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स की आउटपुट कहाँ से कहाँ होती है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल होती है। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी कॉस ऑफ 3π/4, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। कॉस ऑफ 3π/4 इज अगेन -1/√2। फिर आपको समझ आ रहा होगा कि भाई कॉस अगर बाहर है, कॉस इनवर्स अगर अंदर है, तो हम ये बोल सकते हैं ये एक्स के बराबर ही रहेगा, प्रोवाइडेड डोमेन किसका हो, कॉस इनवर्स का डोमेन हो। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी हमारे पास कैसे बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, बट कहाँ से कहाँ में बनेगी, y=x तो बनेगा, बट कहाँ से कहाँ में बनेगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल में ही बनेगा। तो ये आपका 1 हो गया और ये आपका 1 हो गया। सिमिलरली ये आपके पास यहाँ पर -1 आ गया और यहाँ पर भी -1 आ गया। तो y=x का ग्राफ बनेगा, बट डोमेन किसका रहेगा, इन्वर्स वाले फंक्शन का, क्योंकि वो इनसाइड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं tan ऑफ tan इनवर्स x। अब ये भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली कि tan इनवर्स को कैंसिल करेगा, बट इसका डोमेन कंसिडर होगा। तो इस केस में y=x बनेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। तो इसीलिए ये जो ग्राफ बनेगा, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये हमारे पास y=x का ग्राफ हो गया। ठीक है, पूरे डोमेन के लिए बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x आते हैं। कॉट इनवर्स x का भी डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r, इसीलिए ये भी फंक्शन आपका क्या बनेगा, y=x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। समझ आ रहा है सबको कि अगर फंक्शन बाहर है और उसका इन्वर्स इनसाइड है, तो डोमेन सबसे पहले लिख दो। जब आपने डोमेन लिख दिया तो जो फंक्शन है वो उसके इन्वर्स को हमेशा कैंसिल करेगा। तो इस केस में भी जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कि क्या होगी हमारे पास, y=x होगी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स x। अगर आपको इसका ध्यान हो तो ये x तो बनेगा, बट इसका जो डोमेन आता है वो क्या आता है, -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ आपका क्या बनेगा, -∞ से -1 में बनेगा, तो यहाँ इसका डोमेन है, और 1 से इन्फिनिटी में बनेगा। ठीक है, तो y=x वाली लाइन बनानी है। तो हमारे पास जैसे ये मान लेते हैं -1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये पॉइंट आ गया, यहाँ से ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, -1 से -1 पर -1 है, ये लाइन ऐसे जाएगी। तो दिस इज अ लाइन, ये एक लाइन का पार्ट हो गया। जो कौन सी लाइन का पार्ट हो रहा है, y=x का पार्ट हो रहा है। बट ये बनेगा कहाँ से कहाँ में, आप समझ गए, ये कहाँ से कहाँ में बनेगा, -∞ से -1 में बनेगा। इसके पीछे भी ये कौन सी लाइन है, y=x, इसके आगे भी कौन सी लाइन है, y=x। यहाँ पर ये 1,1 से पास कर रही है, यहाँ पर ये -1,-1 से पास कर रही है। तो समझ आ रहा है कि भाई अगर सीकेंड बाहर है और सीकेंड इनवर्स अंदर है, तो सीकेंड इनवर्स को कैंसिल कर देगा, बट डोमेन का ध्यान रखना है आपको। सिमिलरली कोसेकेंड इनवर्स के केस में भी क्या होगा, सेम उसी टाइप का ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसका डोमेन भी क्या होता है, -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये वाला ग्राफ भी आपका कौन सा बनेगा, y=x का ग्राफ बनेगा, बट कौन से डोमेन के लिए बनेगा, कौन से डोमेन के लिए बनेगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस डोमेन के लिए ये ग्राफ जो है कोसेकेंड ऑफ कोसेकेंड इनवर्स x का ग्राफ y=x के बराबर होगा। तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे -1 मान लेते हैं, यहाँ पे -1 मान लेते हैं। तो ये पार्ट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये पार्ट आएगा, मतलब पार्ट कहने का मतलब है इधर एक y=x का पार्ट इस तरफ आएगा, इस तरफ भी y=x लाइन जो है उसका पार्ट आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा हमारा। ठीक है, ये वाला पॉइंट सेम वो 1,1 है और ये वाला पॉइंट -1,1 है। तो आपने क्या देखा कि अगर, अब आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन बाहर है और उसका इन्वर्स अंदर है, तो ये वाली वैल्यू x के बराबर होगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। तो बट डोमेन किसका लगेगा, f इनवर्स का लगेगा, क्योंकि इनसाइड फंक्शन जो है वो f इनवर्स है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं ITF की, जो कि है y sin इनवर्स ऑफ sin x। अच्छा, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा था कि साइन बाहर था और साइन इनवर्स अंदर था। यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स बाहर है और साइन इनसाइड है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसका डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो y sin इनवर्स sin x जो है, इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r, क्योंकि साइन x अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, इस कंपोजिट फंक्शन में साइन x इनसाइड है, तो अगर x बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है, तो साइन x डिफाइंड हो जाएगा इसलिए, और साइन इनवर्स तो डिफाइंड होता ही है। कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड होता है साइन इनवर्स,
जब आपका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r, साइन x की रेंज हो जाएगी -1 से 1 क्लोज इंटरवल, उसके ऊपर साइन इनवर्स तो हमेशा ही डिफाइंड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब रेंज के बारे में सोचते हैं। जब आपने डोमेन पुट किया x बिलोंग्स टू r, साइन x की रेंज क्या आई, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, उसके ऊपर अगर आप साइन इनवर्स लोगे, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो तो रिस्ट्रिक्टेड होती है। अब -1 से 1 की अगर सारी वैल्यूज आ रही होंगी तो साइन इनवर्स की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ में लाई करेगी, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल पे लाई करेगी। ठीक है, अब इसके ग्राफ को समझना, मतलब जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अब ग्राफ बनाने वाले हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। इसका डोमेन मुझे क्लियर हो गया है कि भाई x बिलोंग्स टू r इसका डोमेन है, और इसकी रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ में होगी, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल पे होगी। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया है कि जो मेरा ग्राफ बनेगा वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में ही बनेगा। ठीक है, तो अभी तो इसको एक तरीके से हम पहले ऑर्डर्ड पेयर से पहले इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका एक शॉर्टकट निकालेंगे, फिर उसकी हेल्प से इसको, मतलब इससे रिलेटेड और भी जो भी ग्राफ है उनको भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर से निकालते हैं। अच्छा ये बताओ, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y मतलब साइन इनवर्स साइन x, तो x आपने 0 पुट किया, साइन 0 इज 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने x को पुट किया से π/6 30 डिग्री पुट किया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 30 हाफ, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, वो फिर 30 आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। ठीक है, π/2 पुट करोगे, अगर x आप π/2 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना आ जाएगा, वो π/2 ही आ जाएगा। मतलब 0 से π/2 में तो वही आउटपुट आ रही है, जो x की वैल्यू है वही y की भी वैल्यू है। ठीक है, π/2 पे π/2 है, 30 डिग्री पे 30 डिग्री है, तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी। समझ आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब π/2 के आगे आते हैं। अब देखो π/2 के आगे डिफरेंट होगा, क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि साइन इनवर्स जो है उसकी रेंज तो कहाँ से कहाँ में रहनी है, -π/2 क्लोज से लेके π/2 क्लोज में रहनी है। ठीक है, समझ लो। अब देखो, जैसे मान लो मैंने पुट किया 3π/4, तो जब मैं x को 3π/4 पुट करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π-π/4 आ जाएगी। 3π/4 को लिख सकते हैं π-π/4, फिर ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन π-π/4 कितना होगा, साइन π/4 लिख सकते हैं हम इसको, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 की वैल्यू कितनी आएगी, π/4, आप समझ रहे हो। तो 3π/4 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। अब पाई पे देखो, जब आप पाई पुट करोगे साइन पाई 0 होता है, साइन इनवर्स ऑफ 0 0, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अब थोड़ा दूर दूर लेते हैं पॉइंट, 3π/2 पे साइन ऑफ 3π/2 इज -1, साइन इनवर्स ऑफ -1 इज -π/2, तो ये वाला वैल्यू आपका -π/2 है, और ये वाला जो वैल्यू है ये π/2 है। ठीक है, 2π पे कितना होता है 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास कुछ इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा 0 से 2π में। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, तो 0 से 2π में हमने इसको बना लिया। दूसरी एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x है, हमने ऐसा एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि f ऑफ g ऑफ h ऑफ ऐसे करके अगर एक zx कोई कंपोजिट फंक्शन है, अगर इनर मोस्ट फंक्शन पीरियोडिक होता है, इनर मोस्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं, अगर अंदर वाला जो इनर मोस्ट फंक्शन है वो पीरियोडिक है, उसके बाहर आप कुछ भी लगाते रहो, वो ओवरऑल फंक्शन क्या रहता है, पीरियोडिक विद पीरियड लेस देन इक्वल टू t। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साइन x अंदर जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है, उसके बाहर आप कोई भी फंक्शन लगाओ, मॉड साइन x आपने देखा होगा वो पीरियोडिक रहता है विद पीरियड पाई। ठीक है, e⁻⁴ sin x देख लो, अंडर रूट साइन x देख लो, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा विद पीरियड 2π और 2π से कम। 2π से पीरियड इसका कम नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो मैं पाई चेक करना चाहता हूँ कि इसका पीरियड पाई है कि नहीं है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू f ऑफ x आना चाहिए पीरियोडिसिटी के लिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जो कि फंक्शन को चेंज कर देगा, इसीलिए इसका पीरियड कितना होगा, 2π ही रहेगा। तो आपको अब क्या करना है, इसी जो आपने ग्राफ को बनाया है इसी को आपको रिपीट कर देना है, तो मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको 0 से 2π में बना लिया था, अब इसी को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, 3π पे 0 हो जाएगा ये, फिर 7π/2 पे -1 हो जाएगा, तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, और ये ऐसे चलता रहेगा क्योंकि इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे -π पे 0 हो जाएगा, -3π/2 पे 1 पे साइन इनवर्स लेंगे तो π/2 आ जाएगा, -2π पे फिर 0 हो जाएगा।
तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन ये बन जाएगी, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे चलता रहेगा आगे को। ठीक है, तो ये आपके ट्राइंगुलर शेप के आपके ग्राफ बन जाएंगे। ठीक है, अब जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें उसको देखते हैं। इसको ना कुछ नाम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे इस लाइन को हम ए बी लाइन सेगमेंट मान लेते हैं, फिर बी सी, सी डी, डी ई, ऐसे इसको यहाँ पे ए टी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आपने एक बार दोबारा से समझो इस चीज़ को कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हमने कैसे बनाया। हमने अभी तो ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, डायरेक्ट ऑर्डर्ड पेयर लिए, क्योंकि इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r था, इसकी रेंज -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल थी, तो ये ग्राफ इन दो लाइंस के बीच में रह जाएगा, जो एक -π/2 वाली लाइन है ये वाली और एक ये वाली, ये दो लाइंस के बीच में हमारा ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स की आउटपुट हमेशा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में रहती है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो अब मैंने आपसे पूछ लिया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ से 5π/4 है। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि मैं साइन 5π/4 की वैल्यू जानता हूँ, वहाँ से मैं इसकी आउटपुट निकाल लूँ। बट अगर मान लो ऐसा वैल्यू आ जाए, जैसे मैंने आपको बोला साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 रेडियंस, अब यहाँ पे 10 रेडियंस में है, तो इसकी आउटपुट कैसे निकालनी है, उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि भाई जो 5π/4 है या जो 10 है ये कहाँ पर आ रहा है और उस फंक्शन में वहाँ वो जो फंक्शन है वहाँ पे क्या आउटपुट दे रहा है। उसके लिए हमें ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनकी इक्वेशंस चाहिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, जैसे ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये जो हमारा ए बी लाइन सेगमेंट है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी है, π/2 है, -π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी है, -π/2 है। तो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसकी इक्वेशन होगी y = x। देखने पे समझ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0 से पास कर रहा है, π/2 पे π/2 वैल्यू है, -π/2 पे -π/2 वैल्यू है, इसलिए इस लाइन सेगमेंट का इक्वेशन क्या होगा, y = x होगा। ठीक है, अच्छा अब एक लाइन सेगमेंट जो हम ऐसा बनाते हैं जो कि इस मतलब एक तो 0,0 से पास कर रहा होगा, -π/2 पर वैल्यू उसकी π/2 है, फिर π/2 पे उसकी वैल्यू -π/2 है। ठीक है, तो इसका जो लाइन का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y = -x होगा। वो यहाँ पर आ नहीं रहा है, इस फंक्शन में नहीं आ रहा है बेटा वो। ठीक है, तो एक तो आ रहा है हमारे पास y = x और एक हमारे पास कौन सी लाइन आ रही है, y = -x आ रही है। ये मैंने क्यों बनाई है, ताकि मैं BC की इक्वेशन बहुत इजीली निकाल सकूं। अब आप ऐसे ऑब्जर्व करो कि ये जो लाइन है B', से जो BC वाली लाइन है वो ऊपर जाने पे हमें अचीव हो जाएगी। ऊपर कैसे जाते थे, अगर आपको याद हो, अगर फंक्शन में हम कुछ ऐड करेंगे तो ग्राफ मेरा ऊपर चला जाता है, फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्राफ मेरा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो ये सारी लाइन स्लोप 1 और -1 की हैं, तो ये जो B', है इसको ऊपर भेजेंगे तो ये लाइन कितना ऊपर भेजेंगे, आप विजुअलाइज कर रहे हो, ये लाइन यहाँ पर ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी तो आगे एक्सटेंड करोगे तो उसके ऊपर BC आएगा ना बेटा, B', को ऊपर लेके जाओगे, उसको एक्सटेंड करोगे तो उसके ऊपर BC आएगा। तो B', में क्या ऐड करोगे, जितना यहाँ पर जितना ये वाला सेगमेंट है हमारा, ये पाई यूनिट का सेगमेंट है, उतना ही, क्योंकि स्लोप 1 है तो इधर भी कितना जाएगा, पाई यूनिट जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस लाइन में जो B', है उसमें अगर आप पाई ऐड करोगे तो आपको BC अचीव हो जाएगा। इसको राइट लेफ्ट से मत सोचना, इसको बस हम वैसे सोचेंगे कि भाई ग्राफ में ऐड करना है या ग्राफ में सब्ट्रैक्ट करना है। ग्राफ में ऐड करोगे तो ग्राफ ऊपर जाता है, फंक्शन में ऐड करने में फंक्शन ऊपर जाता है, ग्राफ में सब्ट्रैक्ट करने में या फंक्शन में सब्ट्रैक्ट करने में ग्राफ नीचे जाता है। तो BC की इक्वेशन क्या होगी, तो ये जो BC वाली लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, B', में हमने पाई ऐड किया, पाई ऐड करने का क्या मतलब होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। अब आप विजुलाइज कर पा रहे होगे वो ऊपर को जाने पर ही तो वही लाइन बनेगी। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y = -x + पाई। नहीं समझ आया तो बताओ, -x था ना, -x में पाई ऐड कर दिया। अच्छा अब CD पे आते हैं। अब CD वाली जो लाइन है ये आपको अचीव हो जाएगी AB वाली लाइन से। अब AB वाली लाइन को अगर आप नीचे को लेके जाओगे, मतलब इधर को लेके जाओ, इधर को नीचे को अगर लेकर जाओगे तो क्या होगा, ये लाइन नीचे जाएगी और एक्सटेंड होने पर यहाँ से पास करेगी, ये तो लाइन होगी ना। इसको अगर आप एक्सटेंड करके देखते हो और इसको नीचे को लेके जाओगे तो CD के साथ ओवरलैप करेगी। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर ये 2 पाई कट कर रही है तो इधर भी कितना कट करेगी हमारे पास, ये -2 पे कट करेगी। तो कितना नीचे गई, AB वाली लाइन कितना नीचे गई है, 2 पाई यूनिट्स नीचे गई है। तो जो CD की इक्वेशन होगी वो हमारे पास हो जाएगी y = x - 2 पाई। बात समझ आ गई।
ठीक है, एक तरीका ये हो गया। आप इसको राइट लेफ्ट से भी सोच सकते हो, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान में है कि हम x में जब कुछ ऐड करते हैं तो ग्राफ हमारा लेफ्ट जाता है, x में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ हमारा राइट जाता है। ठीक है, बट उसमें क्या होगा कि y इज इक्वल टू एक्स तो ठीक है, बट y इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए वो रिवर्स होता है। तो वो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे सोचो कि लाइन हमारी ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है या लाइन हमारी नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। जैसे अगर ए बी और सी डी को देखोगे तो देख के समझ आ रहा है कि ए बी को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो वो एक्सटेंड करने पर सी डी बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई। अच्छा, अब ऐसे ही सोच के आप डी ई की निकालो। अगर आप डी ई की निकालोगे तो बी डैश सी डैश से बनेगी। बी डैश सी डैश को ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाओगे तो क्या बनेगी, आपको एक्सटेंड करने पर डी ई बनेगी। कितने ऊपर भेजना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप 1 है और -1 है तो यहाँ पर 3 पाई है तो उधर भी वो 3 पाई पे कट करेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स। समझ आ रहा है, ये लाइन की आउटपुट लिखना बहुत जरूरी है। ए टी की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स वाली जो लाइन है बी डैश सी डैश, उससे ये नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई। समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब इस ग्राफ को ना शॉर्टकट से बनाते हैं, क्योंकि इस ग्राफ को बहुत फ्रीक्वेंटली आपको बनाना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है ये ग्राफ। और इससे रिलेटेड जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हो गया, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स हो गया, तो ये भी हम आगे बनाने वाले हैं। तो पहले इस ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, अब शॉर्टकट क्या है, हमने एक प्रॉपर्टी इससे पहले पढ़ी हुई है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। आपने देखा भी होगा, ये एक्स में तभी ओपन अप होगा, एक्स में कब ओपन अप होगा, जब एक्स इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। अब इस ग्राफ में यही देखो, अगर आप -π/2 से π/2 में देखोगे, ये ग्राफ आपका y इज इक्वल टू एक्स में ओपन अप हो रहा है, बाकी ये कहीं पर भी y इज इक्वल टू एक्स नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें सबसे यही इसको ये वाला एक रिजल्ट भी याद रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो x के बराबर होता है अगर x हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। तो -π/2 से π/2 में अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये वाले सेगमेंट में, तो ये जो लाइन आएगी ये आपके पास कौन सी आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगी। इतना समझ आ गया। ठीक है, तो शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो -π/2 से π/2 में क्या हो गया, ये y इज इक्वल टू एक्स में खुलेगा। अब मान लो cos इनवर्स cos x है, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, क्लोज 0 से पाए, तो क्लोज 0 से पाए में वो y इज इक्वल टू एक्स में ओपन अप होगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अब क्या करना है आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस ग्राफ को बना चुके हो तो ये पता होना चाहिए ये ट्रायंगुलर शेप्स के बनते हैं ये वाले ग्राफ, जितने भी बनेंगे ना, हो सकता है लाइंस बने, हो सकता है ट्रायंगल्स बनेंगे, ये दो ही टाइप के ग्राफ बनेंगे अगर इनवर्स बाहर है और उसका फंक्शन इनसाइड है, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ हैं वो कुछ स्ट्रेट लाइंस या ट्राइंगल्स बनेंगे अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एंड सो ऑन। तो अब शॉर्टकट क्या हो गया कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमने उसको y इक्वल टू एक्स बना देना है। तो ये एक्चुअली शॉर्टकट नहीं है, कॉमन सेंस लगा रहे हैं हम इसमें कि भाई -π/2 से π/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तो उसमें क्या बनेगा, ये y इक्वल टू एक्स बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, दूसरा इसका पीरियड ध्यान में रखना है। इस फंक्शन का पीरियड कितना है, 2π है। तो मेरे को अभी ये समझ आ गया कि मैंने -π/2 से बना लिया ना, तो मेरे को 3π/2 तक बनाना है बस किसी तरीके से ग्राफ को। ठीक है, तो वो बनाएंगे। पाई पर कितनी वैल्यू आएगी, साइन पाई 0, दो जगह ऑर्डर पेयर ले लो, साइन पाई 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। 3π/2 पे साइन 3π/2 इज -1, साइन इनवर्स ऑफ 3π/2 इज -π/2। ठीक है, तो ये अब जो ग्राफ बनेगा हमारा कुछ इस शेप का बन जाएगा। अब आपने क्या किया है, अब आपने -π/2 से 3π/2 में पूरा ग्राफ बना ही लिया है, आपको पता है इसका पीरियड 2π है, तो आप क्या करेंगे, अब इसको रिपीट कर देंगे। तो इसको हम रिपीट कर देते हैं, तो ये हमने रिपीट कर दिया, यहाँ तक ये जाएगा। ट्राइंगल सी रिपीट करने क्योंकि इसका पीरियड है बेटा। ठीक है, तो ये ऐसे जाता रहेगा। सिमिलरली इधर देखेंगे तो क्या होगा, -3π/2 पे ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा ऐसे, मतलब रिपीट करना है बेसिकली आपको, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि लाइंस की इक्वेशंस को लिखना है। ठीक है, तो वो अब लाइंस की इक्वेशन को लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर इसके साथ साथ लिख रहा हूँ, ये वाली लाइन कौन सी होगी, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये वाली लाइन देखो, जो ये हमारी ए बी, ऐसे दोबारा से लिख देते हैं, सी डी ई और यहाँ टी मान लेते हैं। ठीक है, तो जो BC वाली लाइन है वो कैसे आएगी, y इज इक्वल टू -x में ऐड होगा। कितना ऐड होगा, जितना यहाँ पर आएगा उतना ही ये इधर भी जाके एक्सटेंड होके उतना ही उधर जाएगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -x प्लस पाई। ठीक है, अब CD पे आते हैं। CD AB से अचीव होगा, AB को नीचे को भेजना पड़ेगा आपको, AB नीचे जाएगा तभी तो ये आगे ऐसे एक्सटेंड होगा। ठीक
ठीक है, ये ऐसे एक्सटेंड होगा अगर आप ए बी को नीचे लेके जाओगे। तो कितना नीचे लेके जाओगे, क्योंकि स्लोप 1 है यहाँ पे, इधर 2 पाई है तो इधर कितना होगा, -2 पाई पे कट करेगा। ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री एंगल होगा ना, जितना यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा उतना यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा, बट वो नेगेटिव में आएगा बस। तो क्या लेंथ होगी इसकी, नीचे जाएगा, कितने यूनिट नीचे जाएगा, 2 पाई यूनिट नीचे जाएगा। ठीक है, अब सी डी कैसे मिलेगा, -x से मिलेगा, कितना, y इजिकल टू -x + 3 पाई। ठीक है, ऐसी ये जो ई एफ वाली लाइन होगी ये किसको जा रही है, ये 4 पाई से पास कर रही है, y इजिकल टू x के पैरेलल है, तो इस लाइन की क्वेश्चन होगी y इजिकल टू x - 4 पाई। समझ आ रहा है। अच्छा, ये वाली 80 वाली लाइन y इजिकल टू -x से नीचे जाएगी, तो ये इक्वेशन क्या होगी, y इजिकल टू -x - पाई। ठीक है, समझ आ गया। सेम देखो वही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ये क्लियरली मैंने आपको यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अब एक दो चीज़ें जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो इसमें आपको बनाकर ग्राफ को बहुत जल्दी से बनाकर सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ से साइन 5 यहाँ पे ना रेडियंस में है, 5 इज इन रेडियंस। इसको करने के दो तरीके हैं, तो दोनों मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझना। तो मुझे वैसे ज़्यादा प्रेफर्ड मैं ग्राफ को ही करता हूँ, क्योंकि मैं ग्राफ बहुत जल्दी बना लेता हूँ। तो आपको भी मैंने वही तरीका बताया जिस तरीके से मैं ग्राफ बनाता हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में उसको ओपन अप करो, फिर उसको पीरियोडिक उसका देखकर कि क्या पीरियड है और उसको रिपीट करते रहो, बहुत सिंपल है। अब 5 पर आते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। अब आपको ये पता होना चाहिए 5 रेडियंस जो है ये कहाँ पर आएगा। ठीक है, अब जैसे 5 रेडियंस जो है वो उसका इंटरवल कहाँ पे लाई कर रहा है, तो 5 जो होगा वो 2 पाई से तो कम होगा, क्योंकि 2 पाई कितना होता है, 6.28, ये तो जानते होंगे आप लोग, 2 पाई 6.28। ठीक है, और पाई कितना होता है 3.14, 3 पाई बाई 2 कितना होगा, ये 4.7 के आसपास होता है 3 पाई बाई 2, क्योंकि 3 × 1.57 लिखोगे ना आप इसको, तो ये 4.7 के आसपास आ जाएगा। तो 5 जो है वो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में है। इसका क्या मतलब हो गया, जो आपका 5 है वो यहाँ कहीं आ रहा होगा, इस लाइन, इस वर्टिकल लाइन पर आ रहा होगा, x इजिकल टू 5। ठीक है, तो वहाँ पर आउटपुट क्या है, वहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा, ये वाली स्ट्रेट लाइन है जो सी डी वाली स्ट्रेट लाइन है, इसके आउटपुट क्या है, x - 2 पाई, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 - 2 पाई। बड़ा ही सिंपल हो गया। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रही होगी, 5 - 2 पाई, -π/2 से π/2 के बीच में ही आ रहा होगा, क्योंकि आप लाइन से ही समझ आ रहा है ना कि ये जो लाइन है इनके आउटपुट्स कहाँ से कहाँ के बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में। अच्छा, अब इसको करने का दूसरा तरीका, उसमें हम हमेशा ये रिजल्ट यूज़ करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो होगा वो थीटा के बराबर होगा अगर थीटा मेरा पीवीबी में लाई कर रहा है। किसके पीवीबी में, साइन इनवर्स की पीवीबी में लाई कर रहा है। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा में ओपन अप होगा अगर थीटा मेरा साइन इनवर्स की पीवीबी में है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि 5 जो है वो कहाँ से कहाँ में लाई कर रहा है, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ 5 - 2 पाई कहाँ से कहाँ में लाई करेगा, 5 - 2 पाई आपका लाई करेगा -π/2 से लेकर 0 के बीच में। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया कि नहीं आया, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना था साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ साइन ऑफ 2 पाई - 5 किसके बराबर होगा। 2 पाई जो है वो आपका 0 वाली लाइन पर आता है, 2 पाई - 5, 5 को अभी थीटा मान लो, तो 2 पाई - थीटा जो होता है अगर हम उसको 4th क्वाड्रेंट में कंसीडर करें, थीटा एक्यूट मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, तो साइन ऑफ 2 पाई - थीटा 4th क्वाड्रेंट में है, तो ये वाली वैल्यू -sin 5 के बराबर है। ठीक है, तो साइन ऑफ 2 पाई - 5 किसके बराबर हो गया, -sin 5 के बराबर। तो sin 5 को आप क्या लिख सकते हो, sin 5 को लिख सकते हो साइन ऑफ 5 - 2 पाई, ये नेगेटिव उधर भेज दिया मैंने। ठीक है, तो हम साइन इनवर्स साइन 5 को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5 - 2 पाई। देखो आपको यहाँ पर 5 की जगह पर 5 की वैल्यू क्या है, 4 ये जो 3 पाई बाई 2 वाली वैल्यू थी उससे बड़ी थी और 2 पाई से छोटी थी, तो ये 5 तो आ ही नहीं सकता ना, 5 तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है ही नहीं। मान लो अगर मैं बोलता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/3, ये π/3 आ जाएगा क्योंकि तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। अगर मैंने 5 बोला वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर 5 तो आ ही नहीं सकता। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5, अब मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा, इस 5 की जगह पर ऐसी वैल्यू रखनी होगी जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आए। मेरे को 5 की जगह पर ऐसी वैल्यू रखनी है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आए। दूसरा, ये जो अंदर वाली टर्म है इसकी वैल्यू साइन 5 भी होनी चाहिए, तो मैंने साइन ऑफ 2 पाई - 5 निकाला। इसी को देख के कि भाई 5 जो 2 पाई से छोटा है, तो कोशिश करो
कि वो पाई के मल्टीपल्स हों, नहीं तो अगर पाई बाय 2 के मल्टीपल्स लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है ना, वो साइन कॉस में चेंज होता है, इसीलिए पाई के मल्टीपल्स रखेंगे। तो 2 पाई माइनस 5 कितना हो गया, माइनस साइन 5 हो गया, तो माइनस मैंने उधर भेज दिया, तो 5 माइनस 2 पाई जो हो गया वो साइन 5 के बराबर हो गया। अब साइन ऑफ 5 माइनस 2 पाई जो है उसका इंटरवल कहाँ से कहाँ में है, वो दिख गया, माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में है। तो इसका मतलब है ये जो थीटा है हमारे पास, ये हमारा थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में है, माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो गया, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 पाई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने आपको बोला मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, ये किसके बराबर होगी। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 जो है, अब 10 कहाँ पर आएगा, 10 7 पाई बाय 2 से आगे आएगा कि पीछे आएगा, ये देख लेते हैं। तो 7 पाई बाय 2 हमारे पास होता है 7 इंटू 1.57। ठीक है, तो 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35, 39, तो 10.99। हाँ, तो ये जो 7 पाई बाय 2 है ये 10 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब है जो 10 आएगा वो ये ईडी वाले लाइन सेगमेंट में आएगा। 3 पाई से तो बड़ा हो गया, तो 10 यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो इस पर क्या आउटपुट आ रही है हमारी, -x प्लस 3 पाई आ रही है। तो इसीलिए इसका आंसर कितना होगा, अगर ग्राफ से देखेंगे तो 3 पाई माइनस 10 हो जाएगा। नहीं समझ आया तो बताओ, समझ आ रहा है। देखो ये 10 यहाँ पर आएगा ना, 7 पाई बाय 2 से छोटा है 10, क्योंकि 7 पाई बाय 2 हो गया 7 इंटू 1.57। ठीक है, तो 10 इससे छोटा है, तो यहाँ ये इस लाइन यहाँ कहीं 10 आ रहा है 3 पाई और 7 पाई बाय 2 के बीच में। तो यहाँ पर आउटपुट कितनी आ रही है हमारे पास, ये वाली आउटपुट है ना, क्या लाइन लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स। तो क्या आउटपुट हो जाएगी डायरेक्टली 3 पाई माइनस 10। अब मान लो आप ग्राफ से नहीं देखना चाहते हो तो फिर आपको वही लिखना पड़ेगा, 10 जो है वो 7 पाई बाय 2 से छोटा है और 3 पाई से बड़ा है। तो अब आप ऐसा सोचो कि साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10 किसके बराबर होगा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साइन 10 के बराबर हो गया। अब दूसरी ये चीज़ देखना जरूरी है कि 3 पाई माइनस 10 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है कि नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा में तभी ओपन अप होगा जब थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। तो ये यहाँ पे ये जो 10 है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है ना, इसलिए तो 3 पाई माइनस 10 में ओपन अप हो रहा है ये। तो हमने क्या किया, 10 माइनस 3 पाई निकाल लेते हैं पहले तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पाई बाय 2 आ जाएगा। बट मेरे को तो 3 पाई माइनस 10 को देखना, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10। और क्योंकि 3 पाई माइनस 10 कहाँ से कहाँ में है, माइनस पाई बाय 2 से 0 में, इसलिए इसकी जो आउटपुट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3 पाई माइनस 10 आ जाएगी, क्योंकि अब ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो गया। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम ग्राफ बना रहे हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। सेम वही पहले डोमेन लिखते हैं। डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि कॉस x के लिए डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब जब डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r, कॉस की रेंज कहाँ से कहाँ जाएगी, -1 से 1 में जाएगी, उसमें कॉस इनवर्स की आउटपुट कहाँ से कहाँ आएगी, 0 से पाई। ठीक है, तो इसकी जो रेंज आएगी वो कहाँ से कहाँ में आएगी, 0 से पाई। अब जो रेंज है उसका मतलब ये हो गया कि भाई इसकी जो आउटपुट है वो 0 से पाई के बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, ये बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ किन दो लाइंस के बीच में रहेगा, 0 और पाई के बीच में रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा y इज इक्वल टू पाई, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे पाई है, तो 0 पाई हो गया। तो क्या इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू पाई वाली लाइन ये बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे ना, डायरेक्ट शॉर्टकट से ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगी, ये वाली लाइन होगी y इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ ग्राफ, देखना। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, कॉस इनवर्स की 0 टू पाई। ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा। तो ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन गया। सिंपल है बहुत ही। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स में ही ओपन अप होगा। किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, कॉस इनवर्स की। y इज इक्वल टू टैन इनवर्स टैन एक्स बनाएंगे तो वो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में x में ही ओपन अप होगा। ठीक है, अब इसका पीरियड भी कितना है, क्योंकि cos x इनसाइड आ रहा है तो इसका पीरियड भी कितना होगा, 2 पाई होगा, क्योंकि cos ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाता है। तो इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। तो आपको ये ग्राफ कहाँ से कहाँ में बनाना है, 0 से 2 पाई में बनाना है, फिर रिपीट कर देना है। अब 3 पाई बाय 2 पे देखो, दो ऑर्डर पेयर लेने हैं आपको 3 पाई बाय 2 पे। तो जब x मेरा 3 पाई बाय 2 होगा तो y मेरे पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0, तो वाली वैल्यू कितनी दे देगा, पाई बाय 2 दे देगा। ठीक है, 3 पाई बाय 2 तो दे ही नहीं सकता क्योंकि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है। तो यहाँ पे मान लेते हैं पाई बाय 2 है, तो आपका 3 पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी। 2 पाई पे क्या होगा, cos 2 पाई 1, cos इनवर्स ऑफ 1 इज 0, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ये वाली बन जाएगी।
ठीक है, अब आपको पता चल गया कि भाई आपने 0 से 2 पाई में इसको बना ही लिया है, अब आपको रिपीट करना है तो रिपीट कर देते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। अब हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी और फिर ये स्ट्रेट लाइन आएगी और ऐसे ही ये कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। सिमिलरली इधर भी यही आपको रिपीट करने हैं ट्राइंगल्स, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, इनकी इक्वेशंस को लिखना है। तो ये मान लेते हैं ये हमारा O है, यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये E है और ये F है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम। तो OA वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = x। OE वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = -x। देखने में समझ आ रहा है, माइनस पाई पर पाई है, ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस पाई पर पाई है और 0,0 से पास कर रही है लाइन, तो y = -x हो गई। अब जो AB वाली लाइन है वो किससे अचीव होगी, OE वाली लाइन से अचीव होगी। अब OE वाली लाइन को ऊपर भेजना पड़ेगा आपको, कितना यूनिट ऊपर भेजना पड़ेगा, इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो 2 पाई, तो 2 पाई भेजना पड़ेगा। तो फंक्शन में क्या होगा, 2 पाई ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा, y = 2 पाई - x बन जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब OA हमने निकाल लिया, AB निकाल लिया, BC। अब BC किससे मिलेगी, OA से मिलेगी। OA को कहाँ को भेजना पड़ेगा, नीचे को भेजोगे तभी तो एक्सटेंड होकर ये यहाँ पर आएगी। कितनी यूनिट नीचे आएगी, 2 पाई यूनिट नीचे आएगी। तो क्या होगा, फंक्शन जब नीचे जाता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = x - 2 पाई। आप हमेशा ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे ये वाला पॉइंट C पॉइंट क्या है, 3 पाई, पाई है। ठीक है, और ये B पॉइंट क्या है, 2 पाई, 0 है। तो दो पॉइंट से हमेशा एक ही तो स्ट्रेट लाइन पास करती है। तो जब मान लो आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, पुट करो, पुट करने पर वो y कोऑर्डिनेट आ जाना चाहिए, x पुट करने पर। तो 3 पाई पुट करोगे तो 3 पाई - 2 पाई कितना आएगा, पाई आएगा। 2 पाई पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 पाई - 2 पाई 0 आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट B और C दोनों पॉइंट जो है वो BC लाइन पर आ रहे हैं। CD की इक्वेशन क्या होगी, OE से आपको मिलेगी, कितने OE के पैरेलल है ना, तो क्या हो जाएगा, y = -x और ऊपर जाने पर मिलेगी +4 पाई। ठीक है, FE की जो इक्वेशन है ये कैसे मिलेगी, x से मिलेगी, ऊपर जाने पर मिलेगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = x + 2 पाई। ठीक है, पॉइंट सेटिस्फाई करा लो, -2 पाई पुट करोगे तो 0 आएगा, -पाई पुट करोगे तो पाई आएगा। ठीक है, अब सेम वही, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे को ये बताइए कि cos इनवर्स ऑफ cos π/4 कितना होगा। अब देखो ये तो डायरेक्ट है, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, थीटा अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा तो क्या वैल्यू दे देगा, थीटा ही दे देगा। अब आते हैं cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 5π/4, इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट अभी ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि पाई + π/4 होता है ना, तो 5π/4 यहाँ के यहाँ आ रहा होगा। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो। अगर ग्राफ से देखें तो 5π/4 यहाँ पर आ रहा है, क्या आउटपुट है वहाँ पे, 2 पाई - x, तो 2 पाई - 5π/4, तो कितना हो जाएगा, 3π/4। अब इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ पाई + π/4। ठीक है, तो cos ऑफ पाई + π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स ऑफ -cos π/4, ये बन गया। अब ये आपको पता है कि cos इनवर्स ऑफ -x की क्या प्रॉपर्टी होती है, पाई - cos इनवर्स ऑफ cos π/4, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, पाई - π/4, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3π/4 आ जाएगी। तो देखो कैलकुलेशंस करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर आप ग्राफ बहुत जल्दी बनाना सीखते हो तो आपको फायदा रहेगा। अब मान लो ऐसा है, सेम वैसे ही cos इनवर्स ऑफ cos 5 है, इसको देखना है। अब 5 जो होगा वो 3π/2 के आगे आएगा, 2 पाई के पीछे आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5। अगर 5 यहाँ पर आ रहा है, क्या आउटपुट है, 2 पाई - x, तो क्या आउटपुट आ जाएगी, 2 पाई - 5। समझ आ गया होगा आप लोग को किस तरीके से हम ग्राफ बना रहे हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं, y = tan इनवर्स ऑफ tan x। ठीक है, डोमेन क्या होता है, क्योंकि tan x इनसाइड फंक्शन है तो इसका डोमेन आएगा r - odd π/2 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि वहाँ पे tan x नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका डोमेन। अब रेंज क्या आएगी, क्योंकि बाहर tan इनवर्स बैठा हुआ है, इसके डोमेन के लिए tan x की रेंज होगी -70 से इन्फिनिटी। उस पर अगर आप tan इनवर्स लेंगे तो इसकी रेंज आ जाएगी -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, जो इसकी PVB है। ठीक है, तो एक चीज का क्या ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ है ये ऑड π/2 पे ओपन आएगा। ठीक है, दूसरा इसका पीरियड कितना होगा तो पीरियड इसका कितना होगा, पाई यूनिट होगा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan x है, तो tan ऑफ पाई + x जो होता है वो tan x पीरियोडिक होता है विद पीरियड पाई, और tan ऑफ पाई + x tan x के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2, तो वहाँ पे क्या बनेगा, शॉर्टकट क्या है, tan इनवर्स ऑफ tan x विल ओपन अप इन x। अगर x किस में है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो -π/2 से π/2 में ये x में ओपन अप होगा, तो ये y = x वाली लाइन हो गई। ठीक है, अब क्या है, यही जो फंक्शन है यही तो रिपीट करना है, y = x जो फंक्शन है ये पीरियोडिक हो गया ना, तो पाई इंटरवल के लिए आपने बना दिया, इसी को रिपीट करना है, तो बड़े आसान ग्राफ हो गया ये तो आपके लिए। तो ऐसे बनेगा ये।
वो उसी को रिपीट करते रहो पाई इंटरवल पर, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ हो गया। इधर भी देखते हैं, ठीक है, और इधर भी ऐसे बन जाएगा। तो इस टाइप की लाइन्स आ गई, ठीक है। ये वाली लाइन कौन सी थी, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसको हम L1 बोल लेते हैं लाइन, इसको L2 लाइन बोल लेते हैं, इसको L3 लाइन बोल लेते हैं, L4, ऐसे इसको L5, L6, और ये चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन इनका क्या है, r माइनस ऑड पाई बाई टू है, तो ऐसे चलता रहेगा। अब देख रहे हो ऑड पाई बाई टू, जो पाई बाई टू है, 3 पाई बाई टू है, यहाँ पे ग्राफ नहीं है आपका, क्योंकि वो उसके डोमेन में भी नहीं है। और रेंज भी अगर आप देख रहे हो तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन है, ठीक है। तो अब L2 वाली लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, y इक्वल टू एक्स हो गया, तो ये x से नीचे को आ रही है, कितने यूनिट नीचे जा रही है, पाई को जा रही है ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई होगा, क्योंकि ये ऐसे आपको एक्सटेंड करने पता चलेगा कि ये लाइन नीचे आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई। नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री पाई, ठीक है। ऐसी ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, ठीक है। और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू पाई एंड सो ऑन, ठीक है। समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 5/4 निकालो, तो ग्राफ से कैसे बताओगे, 5/4 कहाँ पे आ रहा है, देखो पाई प्लस पाई 4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आएगा 5/4, तो क्या आउटपुट आएगी, 5/4 माइनस पाई आएगी। क्या आंसर आ जाएगा इसका, पाई/4 आ जाएगा। वैसे देखते हैं डायरेक्टली निकाल के, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 5/4 को क्या लिख सकते हो, पाई प्लस पाई/4, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, tan पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई/4, tan पाई/4 इज 1, tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई/4। tan वैसे भी सोच सकते हो कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो पाई/4 आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला कि आप निकालो tan इनवर्स ऑफ tan 6, ठीक है। अब जो 6 है वो कहाँ पर आएगा, वो 2 पाई से छोटा होगा, तो 6 यहाँ कहीं आ रहा होगा, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि 2 पाई है 6.28, ठीक है। तो क्या आउटपुट आ रही है वहाँ पे, क्या लाइन की आउटपुट आ रही है, x माइनस टू पाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 माइनस टू पाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बना रहे हैं हम y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट x, ठीक है। तो इसमें इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि कोसिकेंट x को आप 1 बाय साइन x लिख सकते हो, और जहाँ पर भी साइन x 0 होगा वहाँ पे कोसिकेंट x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर कोसिकेंट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है माइनस पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल माइनस 0, ठीक है। तो बस अब इसको बनाते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, माइनस पाई/2 से पाई/2, और देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई इन पे तो आपका ग्राफ बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे तो ग्राफ आपका ओपन आना ही आना है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो आप अब क्या करें, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट x है, तो माइनस पाई/2 से पाई/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, यहाँ पे क्या बनेगा, ये x बनेगा, ठीक है। तो इसको x बना लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस पाई/2 पे क्लोज आएगा, पाई/2 पे क्लोज आएगा, ठीक है। पाई/2 पे आप ऐसे भी सोच सकते हो, कोसिकेंट पाई/2 इज 1, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1 इज पाई/2, और 0 पर ओपन आएगा, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगी, समझ आ गया, ओपन आएगा 0 पर, सिमिलरली पाई पर भी ओपन आएगा, ठीक है। अब आपने क्या कहाँ तक का ग्राफ बना लिया है, माइनस पाई/2 से पाई/2 तक का बना लिया, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वहाँ पर क्या बनेगी ये लाइन, y इज इक्वल टू एक्स बनेगी, 0 पर ओपन बनेगा। बट इसका पीरियड कितना है, जैसे साइन x का पीरियड 2 पाई होता है, तो कोसिकेंट x का भी पीरियड 2 पाई होता है, तो आपको इसको 2 पाई के लिए कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एक तो क्या करते हैं, पाई माइनस पाई/4 पर देखते हैं, मतलब 3/4 पे, 3/4 पे साइन की पहले तो वैल्यू सोचो 1/√2, तो कोसिकेंट की वैल्यू √2, तो वहाँ पर इसकी आउटपुट कितनी आ जाएगी, पाई/4 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे 3/2 पे साइन की वैल्यू होती है -1, कोसिकेंट की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल -1, तो वो लेंगे आप वैल्यू, तो -5/2 आ जाएगी, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन पक्का से ऐसे जाएगी, ठीक है, इन पॉइंट से पास करते हुए, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगी। अब आपने 2 पाई इंटरवल के लिए बना ही लिया है, अब आपको रिपीट करना है, ठीक है। इसका पीरियड 2 पाई है, यहाँ लिख देते हैं पीरियड इज 2 पाई, ठीक है। तो पाई 3 पाई पे ओपन बना दिया, इधर माइनस पाई माइनस 2 पाई पे ओपन बना दिया, तो इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, ऐसे जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ऐसे इधर भी जाएगा और ऐसे चलता रहेगा, सिमिलरली इधर भी माइनस पाई पे ओपन आएगा, ठीक है। अब लाइंस की क्वेश्चन, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ये साइन इनवर्स साइन एक्स जैसे ही ग्राफ है, बस इसमें एक चेंज आ गया है कि वो पाई 2 पाई इन सब पर ओपन आ गया, क्योंकि वहाँ पे कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट एक्स नॉट डिफाइंड होगा। पाई/2 से 3/2 में कौन सी लाइन होगी, -x, y इज इक्वल टू -x, कितना ऊपर जा रही है -x से, पाई यूनिट ऊपर जा रही है, तो -x प्लस पाई हो जाएगी, ठीक है। 3/2 से 5/2 में
3π/2 से 5π/2 में क्या होगा, x वाली लाइन कितना आ रही है, नीचे आ रही है, कितने यूनिट नीचे आ रही है, 2π यूनिट नीचे आ रही है। ये वाला जो इंटरवल है -3π/2 से -π/2 में, इसमें क्या होगा, ये y = -x वाली लाइन नीचे जा रही है, y = -x -π हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप सारे इंटरवल्स के लिए लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये हम किस तरीके से ये वाले ग्राफ्स हम बना रहे हैं। तो जो मैंने आपको ग्राफ नहीं बनाए हैं वो आपको पर्सनली खुद से बनाने हैं, टाइम डिवोट करके, और इसको एज अ होमवर्क ट्रीट करें आप। तो कौन कौन से ग्राफ हमने नहीं बनाए हैं, एक हमने बनाया है cot इनवर्स ऑफ cot x, ठीक है, ये ग्राफ नहीं बनाया है। दूसरा हमने सीकेंड इनवर्स ऑफ सीकेंड x नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये टोटल तो 6 ग्राफ्स तो यही हो गया आपके। 4 मैंने बना दिए हैं, 2 जो हैं वो मैंने अभी नहीं बनाए हैं, तो वो आपको बनाने हैं, ठीक है। इसके साथ में आपको y = साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन x का ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। एक ग्राफ ये भी बनाना है, और y = कॉस इनवर्स ऑफ मॉड कॉस x। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में यूज़ होते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन सब ग्राफ को ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो ये वाले ग्राफ आपको और अभी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो आप इसको एज अ होमवर्क ट्रीट करें और इसको करें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 8। इसमें हम जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं उनका क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। 7 प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टी में से 7th और 8th प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। तो 8th प्रॉपर्टी में फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी क्या आउटपुट आएगी। अब जैसे मान लो प्रॉब्लम में आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हम क्या चाहते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को tan इनवर्स एक ही वैल्यू बना लें। जैसे हम tan, आपको अगर याद होगा, tan ऑफ a प्लस बी को आप ओपन अप करते थे, तो tan ऑफ a प्लस बी को कैसे ओपन अप करते थे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को एक ही tan इनवर्स में ओपन अप करना है, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी वो हमें देखना है, और उसके साथ कुछ कंडीशंस भी एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो अब इसको पहले सबसे पहले डिराइव करते हैं, फिर मैं आपको कंडीशंस के बारे में बताऊँगा। तो लेट से मैंने एक एंगल ए मान लिया tan इनवर्स x और एक एंगल बी मान लिया tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। प्रोवाइडेड, अब यहाँ पे कंडीशन मैंने ये मान ली कि जो a है वो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में है। सिमिलरली जो b है वो भी -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाली जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर हो गई, a प्लस बी के बराबर हो गई। अब राइट हैंड साइड में मेरे को क्या रखना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी रखना पड़ेगा, तभी ये मैच कर पाएगा। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, a प्लस बी हो गई। राइट हैंड साइड में भी आपको क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए। तो इसके साथ एक और कंडीशन आ जाएगी कि a प्लस बी जो होना चाहिए वो भी कहाँ से कहाँ में होना चाहिए, -π/2 से π/2 में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम एक तरीके से फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होगा। तो मैंने देखा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड मेरी a प्लस बी है, राइट हैंड साइड में भी a प्लस बी आना चाहिए, तो वो तभी बना पाऊंगा जब मैं tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी लिखूँ। बट उस पर कंस्टेंट आ जाएगी कि a प्लस बी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे होना चाहिए, क्योंकि आप ये जानते हो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा में तभी ओपन अप होता है जब थीटा किस में होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता है। तो अब मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को थोड़ी देर में देखेंगे, बस पहले फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी को क्या लिखोगे, tan a प्लस tan b। तो ये बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan a आपका किसके बराबर है, x के बराबर है, तो यहाँ पे टर्म बनेगी tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ आ गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा, अब आते हैं हम इसके एक्चुअल फॉर्मूले पे। ये तो हमने बना लिया कि भाई tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस टर्म के बराबर होगा। अब एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा विद कंडीशंस। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है, ये जो टर्म होगी हमारी, ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर तभी होगी जब हमारा x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा एंड एक्स वाई लेस देन 1 होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस फॉर्मूले के लिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप बहुत जगह अटकोगे,
ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। अभी अपने आप प्रैक्टिस के साथ आपको ध्यान में आ जाएगी, कैसे आएगी उसका मैं, अब ये ऐसा क्यों है, ये कंडीशन क्यों लगी, ठीक है, पहले तो वो जज करते हैं और आपको ध्यान में कैसे रहेगी उसका भी एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, होता क्या है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से काम है, -π/2 से π/2 में। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहाँ से काम है, -π/2 से π/2 में। ठीक है, और इधर जो है ये भी -π/2 से π/2 में है। ठीक है, अब मान लो आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऐसी टर्म आ गई दोनों जिनका जो सम है वो π/2 से बड़ा हो गया। आपके पास tan 1x प्लस tan 1y की ऐसी वैल्यूज आ गई जिनका जो सम है वो क्या हो गया, π/2 से बड़ा हो गया। जैसे मान लो आपने x को भी √3 ले लिया और y को भी √3 ले लिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x और y का प्रोडक्ट जो होगा वो कितना बन गया, एक्स वाई का प्रोडक्ट तो 3 बन गया, वो तो 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन ये मेक श्योर करेगी कि अगर आपका x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और एक्स वाई लेस देन 1 है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, वो हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, इनफैक्ट वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि आप x पॉजिटिव और y पॉजिटिव भी साथ में लेके चल रहे हो। ठीक है, तो अब समझ आया जो मैं बता रहा था। मान लो ऐसा हुआ कि tan 1x प्लस tan 1y की वैल्यू π/2 से बड़ी हो गई, तो ये फॉर्मूला आपका कभी भी होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उस केस में लेफ्ट हैंड साइड आपकी π/2 से बड़ी हो जाएगी, जबकि राइट हैंड साइड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू π/2 है। तो इसीलिए हमने क्या किया, अब एक काम करते हैं, x को हाफ मानते हैं और y को 1/3 मानते हैं। अब ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल भी है और ये इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, एक्स वाई लेस देन 1 है, एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। अब देखो आप चेक करो, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड चेक कर रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू पक्का से 45 डिग्री से कम है, ये वाली वैल्यू भी 45 डिग्री से कम है। कैसे पता चला, tan इनवर्स x जो होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। ठीक है, आपने बनाया हुआ है। tan इनवर्स हाफ जो होगा, tan इनवर्स हाफ पक्का से tan इनवर्स 1 से कम होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ है tan इनवर्स 1/3 भी tan इनवर्स 1 से कम होगा, तो ये दोनों वैल्यू 45 से कम है, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो पक्का से 90 से कम आएगा, और इसीलिए हम इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ, और अभी हमने कंडीशन जो बताई थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और एक्स वाई लेस देन 1 है। ठीक है, तो फॉर्म लगाते हैं फॉर्मूला, tan इनवर्स 1/2 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, क्या वैल्यू आ रही है, tan इनवर्स ऑफ 5/6 डिवाइड में 5/6 आ गया, तो ये वाली वैल्यू π/4 आ रही है। तो ये एकदम सही है। अब आप बोलोगे सर आप तो बोले थे 90 से कम है, ये तो π/4 आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता ना, tan इनवर्स हाफ की एग्जैक्ट एंगुलर वैल्यू क्या आएगी, वो 45 से कम आएगी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये 1 से कम है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू तो क्या होगी, इन दोनों का सम 45 के बराबर आएगा। तो समझ आया, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 जो है वो π/4 के बराबर ही होगा, और लॉजिकली सही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी मैच कर रही है। अब आप ये देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया जिससे आपको ये कंडीशंस का ध्यान में रहेगा, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब देखो ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें क्या हो गया, आपका x जो है वो 2 है और जो आपका y है वो 3 है, तो x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, बट एक्स वाई का प्रोडक्ट 6 है जो कि 1 से बड़ा है। अब जब 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वो भी फॉर्मूला भी बनाने वाले हैं हम। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3/1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 2, ये तो एज इट इज है, बट हाँ इसकी रेंज मैं बता सकता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये π/4 से π/2 के बीच में होगी, क्योंकि 1 से बड़ी है तो tan इनवर्स 1 π/4 होता है। ये वाली वैल्यू जो होगी ये भी क्या होगी, π/4 से π/2 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब इधर तो इन दोनों का सम जो है π/2 से बड़ा आ रहा है। अब आपने जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, tan इनवर्स ऑफ 5/-5, तो ये वाली वैल्यू -π/4 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी π/4 से π/2 के बीच में है, और राइट हैंड साइड जो है वो तो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, -π/4 आ रही है। तो ये तो मैच कर ही नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें पाई ऐड कर देते हैं। अब अगर आप पाई ऐड कर दोगे तो आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी वैल्यू 3/4 आ गई और आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू 3/4 आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड की भी पक्का से 3/4 आएगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ का जो सम है वो पक्का से π/2 से पाई के बीच में है। ठीक है, तो अब हमने दो कंडीशन क्या क्या पढ़ ली, अब मैं उसको बहुत अच्छे से लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर x पॉजिटिव, y पॉजिटिव एंड एक्स वाई लेस देन 1।
ठीक है। अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, उस केस में क्या होगा, इसमें पाई ऐड कर देना है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ आ गया होगा आप लोग को। पाई क्यों ऐड किया हम लोगों ने, पाई इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होंगे इस सेकंड वाले केस में पाई बाय 2 से बड़े हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए हमने ऐड किया। अच्छा, अब जो नेगेटिव वाला फॉर्मूला है वो कैसे आता है, tan, देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है नहीं याद है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी आप टर्म लिख रहे हो वो मैच करें, मतलब वो पीवीबी के ऊपर डिपेंडेंट चीजें हैं ये, ठीक है। अगर आपका मान लो लेफ्ट हैंड साइड 0 से पाई बाय 2 के बीच में या माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है और आपकी राइट हैंड साइड पाई बाय 2 से बड़ी हो रही है तो मैच कर ही नहीं सकती ना। तो इसीलिए फॉर्मूले थोड़े से ट्रिकी जरूर हैं, आपका दिमाग जरूर लगेगा इसको बनाने में, बट एक बार जब आप समझ जाओगे ना कि क्यों ऐसा कर रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि आप 1/2 और 1/3 ले सकते हैं, एक्स को 1/2 ले लें और वाई को 1/3 ले लें, उससे आपको ईजिली याद रहेगा, ठीक है। इसके लिए x2 ले लें और y3 ले लें क्योंकि वैल्यूज निकालना उनके लिए आसान है। अब जब नेगेटिव हो गया, क्योंकि tan इनवर्स x जो है वो tan इनवर्स y से अभी आगे लिखा हुआ है, मतलब हम ये चाहते होंगे कि भाई इसकी आउटपुट पॉजिटिव आए। पॉजिटिव लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव और x को y से बड़ा रखो, क्योंकि अगर आप x को y से बड़ा रखोगे तो उस केस में क्या होगा कि हमेशा आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि tan इनवर्स x अगर y से बड़ा है, tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर अगर मान लो मेरे पास ऐसा आ गया tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4 आ गया, इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो कुछ नहीं, नेगेटिव कॉमन ले लो बेटा, इसको नेगेटिव कॉमन ले लो, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 लगा दो, तो आपका फिर वही केस बन गया ना कि x अब आपका y से बड़ा, फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा आ जाता है tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ -2, ये तो आपने बताया नहीं, तो आपको प्रॉपर्टी पता है ना कि आप माइनस को बाहर लेके जा सकते हो, तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, इस पर भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपका सेम इसी फॉर्मूले से बन जाएगा, प्रोवाइडेड आप इन कंडीशंस को मेक श्योर कर दो, ठीक है। y x और y बराबर भी हो सकते हैं, उसके इसमें ये 0 हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, y की जगह -y लगा दिया है, तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, इस फॉर्मूले में बस y की जगह -y लगा दिया है, तो 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, समझ आ गया। वहां पर था tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यहाँ पे है tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स को लेके। यहां तक समझ आ गया होगा। अब थर्ड फॉर्मूला बना रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनेगा, सेम उसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, कंडीशन में लिख रहा हूं सबसे पहले, तो यहां पे लिख देते हैं x पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव, ठीक है, एंड साथ में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लेस देन 1। तो इस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली लेस देन 1 कर दिया ना आपने, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा tan इनवर्स के अंदर, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ आ गया होगा। अब क्योंकि मैंने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को 1 से कम किया है, तो आपकी राइट हैंड साइड जो रहेगी वो भी 0 से पाई बाय 2 के बीच में रहेगी, क्योंकि एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास केस आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, z इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है ये 1 से बड़ा आ जाएगा, तो उस केस में क्या टर्म बन जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो, अब आप खुद से ही सोचो कि एक्स वाई जेड अगर पॉजिटिव हैं और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 1 से बड़ा आ गया, तो उस केस में क्या होगा, ये टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर ये टर्म हमारी नेगेटिव हो रही है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनेगा, समझ आ गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के ये दो फॉर्मूले हो गए। कंडीशन किस पर है, डिनोमिनेटर पर है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए। सेम उसी फॉर्मूले का एक तरीके से एक्सटेंशन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो कई बार तो क्या होगा कि
साइन इनवर्स है, टैन इनवर्स है और कॉस इनवर्स तीनों ऐड हो रहे हैं मान लो, तो ये बेटर रहता है कि आप क्वेश्चन को टैन इनवर्स में ले जाओ, ठीक है। अगर 3 टर्म्स हैं जैसे साइन इनवर्स समथिंग है, साइन इनवर्स ऑफ से 1/3 है प्लस कॉस इनवर्स ऑफ से 1/2 है और टैन इनवर्स ऑफ से ऐसा है 1/√3 है, या सिंपल वैल्यू नहीं है 1/4 ऐसा कुछ वैल्यू मान लो, ठीक है। अब उसमें क्या रहता है कि टैन इनवर्स के फॉर्मूलों की कंडीशंस हमें ज़्यादातर याद रहती है, तो हम कोशिश करेंगे कि सबको टैन इनवर्स में कन्वर्ट किया, ऐड करते गए, कंडीशन चेक करते गए कि भाई एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, एक्स वाई लेस देन 1 है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें तीनों टर्म आपकी साइन इनवर्स में आ गई, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, तीनों को पहले टैन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा, फिर टैन इनवर्स के फॉर्मूले लगाओगे तो उसमें कंज्यूम होगा टाइम ना, तो इसलिए बेटर रहता है कि हम उसको साइन इनवर्स में ही सॉल्व करें। और आगे जाके जब आप कंडीशनल आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ोगे उसमें ऐसा होता है कि साइन इनवर्स में ही रख के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो है, इसको अगर मैं अब सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं इसको साइन इनवर्स में ही कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मेरा कंसर्न है कि मैं इसको साइन इनवर्स में ही लेकर आऊँ, और ऑब्वियसली कंडीशंस भी आएंगी, तो हम क्या करते हैं वही मानते हैं, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, पहले फॉर्मूला बनाते हैं फिर उसके ऊपर कंडीशंस बनाएंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या आएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी आएगा, प्रोवाइडेड आपका ए प्लस बी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाए, जो कि -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या बनेगा आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ए मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स, कॉस बी कितना आ जाएगा, साइन वाई, साइन बी जो है वो वाई के बराबर है, ठीक है, और साइन ए जो है वो एक्स के बराबर है। तो कॉस बी किसके बराबर आ जाएगा, √1 - y² प्लस कॉस ए आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा y √1 - x²। तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x √1 - y² प्लस y √1 - x², ठीक है। बट हाँ, अब हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई इन दोनों का जो सम है वो कहीं π/2 से बड़ा ना हो जाए, क्योंकि अगर इन दोनों का सम π/2 से बड़ा हो गया तो क्या गड़बड़ होगी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड π/2 से बड़ी हो जाएगी, जबकि राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, π/2 ही रहने वाली है, ठीक है। तो अब वो देखो वो कैसे मेक श्योर होगा। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x √1 - y² प्लस y √1 - x²। इसके लिए कंडीशन आएगी हमारे पास कि भाई x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, एंड इसके साथ जो आपको ध्यान में रखना है xk प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ है xk प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1, ये मेक श्योर करेगी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री से कम रहे, ठीक है, मतलब π/2 से कम रहे। अभी चेक करते हैं उसको भी। अब सिमिलरली अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है कि भाई x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है एंड x² प्लस y² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब इस केस में क्या होगा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव है ही, ठीक है, राइट हैंड साइड भी आपकी पॉजिटिव है, बट जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू π/2 से बड़ी हो जाएगी, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x √1 - y² प्लस y √1 - x²। इसको मैं चेक करवाता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान में रखने वाला है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले में एक तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। दूसरी कंडीशन आपको ये याद में रखनी है कि xk प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 क्यों होता है। देखो वो xk प्लस y² कुछ ऐसा है कि अगर एक वैल्यू को मैं 1/2 ले रहा हूँ, दूसरी वैल्यू को √3/2 ले रहा हूँ, तो एक 30 डिग्री बनेगा और एक 60 डिग्री बनेगा, और समझ गए, तो उन दोनों का सम कितना बन जाएगा, वो 90 डिग्री बन जाएगा। तो वो xk प्लस y² इक्वल टू 1 वाली कंडीशन उस थिंकिंग से आ रही है। तो एक काम करते हैं, अब मान लो x को मैंने ले लिया से 1/√2, तो उस पर क्या होगा, ये 45 बनेगा, और y को मैंने ले लिया √3/2। अब देखो इसको चेक करते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ, अब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी बनेगी, 1/√2 पे ये वाली बन जाएगी 45 डिग्री, तो ये आपके पास 45 डिग्री वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो π/4 लिख लेते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक एंगल है वो π/4 आएगा, प्लस दूसरा एंगल कितना आएगा, π/3 आ जाएगा। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा ना ये, तो ये 7π/12 बन रहा है। तो ये π/2 से बड़ी वैल्यू हो गई। अगर अब आप एक काम करो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। देखते हैं ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1/√2, y कितना हो जाएगा √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1/2, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, √1 - y² लोगे तो 1/2 आ जाएगा,
√3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 ही आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू बन रही है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी साइन इनवर्स ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ π/6 कॉस साइन π/6 कितना होगा, साइन 30 हाफ। ठीक है, और कॉस ऑफ π/4 प्लस कॉस π/6 साइन π/4। अच्छा, ये कैसे लिख दिया, अब इसको देख लेते हैं एक बार। ये मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 कितना होता है 1/2, कॉस π/4 इज 1/√2। वो पीछे वाली टर्म को आगे लिख दिया एक्चुअली में। कॉस π/6 इज cos 30 विच इज √3/2 1/√2। समझ आ गया। तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी राइट हैंड साइड में, अगर आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी π/6 प्लस π/4। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये बन रहा है 5π/12। अब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो बन रहा है 7π/12 और जो आपका राइट हैंड साइड है वो बन रहा है 5π/12, तो मैच ही नहीं कर रहा है। बट अगर आप इसको पाई से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अब आपका मैच कर जाएगा, तो 7π/12 हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो ये कंडीशंस बहुत सोच समझ के लिखी गई हैं। x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये मेक श्योर करेंगे कि आपकी ये दोनों वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। ठीक है, और x² + y² जो <= 1 लिखा हुआ है, इससे ये मेक श्योर होगा कि इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री से कम है। तो जब x² + y² <= 1 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। जब x² + y² > 1 है, ठीक है, 1 इक्वालिटी आप कहीं पे भी ले सकते हो, तो से एक तरफ ले लेते हैं, इक्वालिटी दोनों में होल्ड कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो x² + y² जब आपका <1 है तो उस केस में क्या होगा, आपको पाई में से उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसके लिए भी आप सिंपल वैल्यूज जैसे 1/2 √3/2 या 1/√2 √3/2 ऐसी वैल्यूज लेकर भी चेक कर सकते हो। समझ आ गया होगा ये वाला फॉर्मूला भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर बेस्ड एक और फॉर्मूला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ठीक है, अब इसमें भी क्या कंडीशन लगाएंगे हम कि भाई एक तो x पॉजिटिव लो, y पॉजिटिव लो और x y से बड़ा हो, क्योंकि जब x y से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्मूला होगा हमारा, ये क्या होगा, पॉजिटिव 0 से π/2 में वैल्यू देगा। x 0 पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, क्योंकि साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y जो होगा ये पॉजिटिव वैल्यू तभी देगा जब x आपका y से बड़ा होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा y की जगह -y डालने पर, तो साइन इनवर्स ऑफ x √1 - y² माइनस y √1 - x²। तो फर्स्ट वाला जो हमारा फॉर्मूला था उसी में हमने क्या मेक श्योर कर दिया, y की जगह पे -y डाल दिया, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब कॉस इनवर्स के हमारे फॉर्मूले बचे हैं, उसको देखते हैं। तो अब निकालना है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ में होती है, 0 से π में होती है। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहाँ से कहाँ में होती है, 0 से π में। तो आप अब बस एक चीज़ मेक श्योर कर दो कि x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है। जब आपने ये मेक श्योर कर दिया कि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से π/2 में आ जाएगी, क्योंकि कॉस इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू पर 0 से π/2 में रहता है और नेगेटिव वैल्यू पर π/2 से π में चला जाता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी आपकी कहाँ से कहाँ में आ जाएगी, 0 से π/2 में आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्मूला सही बैठेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड की भी रेंज कहाँ से कहाँ में रहेगी, 0 से π के बीच में रहेगी। इन दोनों का जब ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड में 0 से π/2 0 से π/2 ऐड करोगे तो 0 से π में रहोगे ना। तो कॉस इनवर्स इसमें क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, तो √1 - x² √1 - y²। समझ आ गया होगा। तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव रखोगे तो ये फॉर्मूला हमेशा होल्ड करेगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि सर x पॉजिटिव y पॉजिटिव कर ले रहे हैं, बट नेगेटिव के लिए क्या करना है। मान लो आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ -x आ जाता है, ठीक है, और x पॉजिटिव है और तो -x नेगेटिव होगा, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। हमने पढ़ा हुआ है ना, वो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो वो प्रॉपर्टी लगाओ पाई माइनस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। और इसका फॉर्मूला मैं अभी आपको बता दूंगा कि कॉस इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स x का कैसे लगाना है। तो वो हमारा 7th फॉर्मूला है कि कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ y। अब कॉस इनवर्स का ग्राफ जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है, तो ये कॉस इनवर्स के बराबर तभी हो सकता है जब आप क्या करें, यहाँ पे कंडीशन लगाएं x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड x शुड बी लेस देन इक्वल टू y। क्योंकि जब x लेस देन इक्वल टू y होगा तो उसमें केस में क्या होगा, जब x लेस देन y है, कॉस इनवर्स क्योंकि डिक्रीजिंग है, तो कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स y आ जाएगा। तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड तो रेंज आप पॉजिटिव कर ही रहे हो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस ऑफ a माइनस b बनाना पड़ेगा इन साइड में, तो कॉस a कॉस b प्लस √1 - x² √1 - y²। तो ये आपका कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, तो इस लेक्चर में जो अभी तक हमने किया, तो एक हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, कॉस इनवर्स उसका ग्राफ भी बनाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई उसका फॉर्मूला, उसके ऊपर कंडीशंस, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई उसका फॉर्मूला, उसकी कंडीशंस। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में ध्यान रखना है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स के प्लस वाई के लेस देन 1 को लेके कंडीशन है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई पे कंडीशन क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स वाई लेस देन 1 को लेके। कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई पे बस सिंपल कंडीशंस हैं कि एक्स पॉजिटिव होने चाहिए और वाई पॉजिटिव होने चाहिए, बाकी आपको पीवीबी का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आई होगी तो आप इन्वर्स में अब आने वाले जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे जो आने वाले लेक्चर्स में, उसमें आपको ये भी समझ आएगा कि किसी भी टाइप का फॉर्मूला हो आप बना सकते हो। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड की जो रेंज आ रही है और जो राइट हैंड साइड की रेंज आ रही है उनकी पीवीबी जो है वो आपको मेक श्योर करनी पड़ेंगी कि वो इक्वेट होती रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।